दोस्तों नमस्कार। HKR इंग्लिश क्लास वीडियो सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम पिछली वीडियोस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे थे और उनसे संबंधित जो है वो सेंटेंसेस वगैरह बना रहे थे, तो उसी चीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम सेंटेंस करने जा रहे हैं उसके अंदर जो मैं वर्ब्स ले रहा हूँ वो वर्ब्स पहले भी हम जो है वीडियोज़ में देख चुके हैं। हमने एक स्ट्रक्चर की थी इज एम आर प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म, और दूसरी स्ट्रक्चर हमने की थी वाज वर्ब प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म। आज जो हम स्ट्रक्चर लेने जा रहे हैं वो भी इसी से मिलती जुलती जो है, इसमें भी हम आज इजेमर और वाजवर दोनों का प्रयोग करेंगे। परंतु आज जब हम उसमें प्रयोग करेंगे तो ऐसे सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया मौजूद नहीं होगी। सीधा सब्जेक्ट होगा, इजेमर होगा, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, क्या चीज़ है, कैसे है, पहले एक बार उसको आराम से समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर अपने बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हमेशा ही पहचान से शुरुआत करते हैं। ऐसे सेंटेंसों में क्या पहचान होगी? ऐसे सेंटेंस में क्या होगा कि आप किसी का जो है वो परिचय कराएंगे। पहले तो कुछ बातें ऐसे याद रखिए, परिचय करवाएंगे आप वाक्य के अंदर। किसी भी चीज़ का परिचय हो सकता है, ठीक है। और उसमें जो सेंटेंस के पीछे आपको वर्ड मिलेगा वो मिलेगा है, जो हम आज करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो रूल आप यूज करोगे वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, ऐसे सेंटेंस में क्रिया नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए। हम दोनों चीजें ऐसे करेंगे, एक पहचान और लेंगे, साथ साथ में करेंगे उसको भी, ताकि दोनों चीजें आपको आराम से समझ में आ जाए। इसमें भी किसी का परिचय दिया जाएगा, परंतु वाक्य जो है वो भूतकाल का होगा, वर्तमान का नहीं होगा। इसमें था होगा और इसमें भी क्रिया नहीं होगी। तो आप क्या रूल यूज करेंगे? इसमें सब्जेक्ट लगा के सीधा वाज वर लगाएंगे। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनते हैं इसमें, पैराग्राफ वगैरह लगते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कैसे हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं कह दूं कि मैं एक अध्यापक हूं। अब देखिए, इसमें कोई क्रिया है क्या? कोई क्रिया नहीं है। मैं एक अध्यापक हूं, इसमें कोई काम तो नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। क्रिया क्या होती है? जिसमें नाचना, खेलना, कूदना, गाना, बैठना, हंसना, वो सब क्रिया है। परंतु यहां कोई क्रिया आई है क्या? नहीं आई। सीधा ही क्या है, देखिए सब्जेक्ट है और उसके बाद में क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट फॉर्म दी गई है। तो हम सीधा ही बना लेंगे। क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इज एम आर किसके साथ लगता है? ये बात अपने पहले कर ही चुके हैं, पहले स्ट्रक्चर आपने किए होंगे, उन्हें पता है। फिर भी एक बार बता दूं, ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम है तो इज, आई के साथ एम, और यू और वी आर दे, जो वी और दे के साथ में आपने क्या लगा देना है? आर लगाना है। तो क्या बन जाएगा? आई एम ए टीचर। मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है। और देखिए, जैसे कोलकाता एक बड़ा शहर है। कोलकाता एक बड़ा शहर है। देखिए, कोलकाता का क्या किया जा रहा है? परिचय किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। यहां भी मैंने अपना क्या दिया? इंट्रोडक्शन दिया है, और वाक्य में कोई क्रिया मौजूद नहीं है। तो क्या अंग्रेजी बन जाएगी? कोलकाता इज ए बिग सिटी। बाकी नियम वही रहेगा, पीछे से स्टार्ट करना है। तो कोलकाता इज ए बिग सिटी, कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर है। जैसे मैं कह दूं, यह फूल बहुत खूबसूरत है। अब देखिए, यहां पर परिचय के साथ में गुण वर्ड को भी आप यूज कर सकते हैं। किसी के गुणों के बारे में जब बताया जाता है तो भी ये स्ट्रक्चर यूज की जाती है। तो क्या बन जाएगा? यह फूल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तब कभी बच्चे ऐसे सेंटेंसेस को जब पढ़ते हैं डायरेक्ट इंग्लिश में, तो उनको ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में आता है कि इजेमआर पढ़ा था तो ING कहाँ है। तो इजेमआर के साथ ING जब आएगा जब वाक्य में क्रिया मौजूद हो। अगर हाँ वाक्य में क्रिया मौजूद है, फिर आप इजेमआर लगा रहे हो तो ING आएगी। परंतु ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इजेमआर के साथ ING इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ क्रिया ही नहीं है। हम ING लगाते किसके साथ है? क्रिया के साथ ही तो लगाते हैं। और जबकि जो वाक्य लिया जा रहा है इसमें क्रिया है ही नहीं, इसलिए इस सेंटेंस के अंदर जो है वो ING का प्रयोग नहीं होगा। नेगेटिव अगर कोई वाक्य होगा तो इजेमआर के साथ नोट लग जाएगा। जैसे वह एक
डॉक्टर नहीं है, क्या बन जाएगा, ही इज नॉट ए डॉक्टर, ही इज नॉट ए डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, और मैंने आपको बता ही दिया था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसके साथ में नोट लग जाएगा, तो यहाँ पर ये नोट लग गया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। इसी का सेम पास्ट फॉर्म होती है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ये भी। जैसे आप देखिए, जॉन आज अनुपस्थित था, तो क्या बन जाएगा, जॉन वाज एब्सेंट टुडे, जॉन आज अनुपस्थित था। ठीक है, और देखिए हम बात करते हैं और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे जंगल में 2 शेर थे। अब यहां पर एक बात और मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, इंग्लिश में देयर का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में, THERE, देयर। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर देयर का प्रयोग कब करना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए, यदि किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु मौजूद हो और आपको उसका इंट्रोडक्शन करना हो, आपको बताना हो कि इस वस्तु के अंदर ये वस्तु है, जैसे जंगल में 2 शेर, तो जंगल हो गया, उसके अंदर 2 शेर है। ऐसे सेंटेंसेस जब आप बनाते हो, तो अगर आप सीधा लिख दो द लायन वाज इन द जंगल, ठीक है, तो जंगल में शेर था, वो बात हो जाएगी। परंतु अगर आप देयर से बनाओगे तो सेंटेंस बहुत सही बनेगा। देखिए, देयर, तो 2 है तो क्या बनेगा, देयर वर 2 लॉयंस इन द जंगल लिख लेते हैं, आजकल जंगल बोल देते हैं फॉरेस्ट। देयर वर 2 लॉयंस इन द फॉरेस्ट, जंगल में 2 शेर थे। जैसे आपने कहना हो, हमारे स्कूल में 20 कमरे थे, तो क्या बन जाएगा, अब हम स्कूल के अंदर कमरे हो गए, तो देयर वर 20 रूम्स इन आवर स्कूल, देयर वर 20 रूम्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 20 कमरे थे। ठीक है, अब देखिए कोई नहीं वाला वाक्य इसमें भी देख लीजिए, इसमें वही है, वाज वर्ब के साथ नोट लग जाएगा। जैसे आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, वह एक महान राजा नहीं था, वह एक महान राजा नहीं था, तो क्या बन जाएगा, ही वाज नॉट ए ग्रेट किंग। वही अगर आप WH वर्ड वाला बनाने ले जाओ, जैसे आपने ऐसे पूछना हो, क्या अकबर एक महान राजा था, तो बेसिक जो 4 रूल्स मैंने आपको बताए थे, क्या वाला 12 थे, हेल्पिंग वर्ब 12 आ जाएगी, तो क्या बनेगा, वाज द अकबर ए ग्रेट किंग। बाकी रूल वही रहेंगे, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग लगना, हेल्पिंग वर्ब का बाहर आना, नोट लगना। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगी, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसके ऐसे सेंटेंसों को देख करके कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ING कहाँ गया। तो यहाँ इन सेंटेंसों में ING नहीं लगता। किसी भी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन वगैरह देना हो, उसके बारे में बात बतानी हो, तो ध्यान रखना भूतकाल में लगाते हैं तब सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब लगा करके बात को लिखते हैं, और प्रेजेंट में जब लिखोगे तो सब्जेक्ट प्लस AJMR करके लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर इसमें यूज होती है। और एक मैंने देयर वाला रूल बताया, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ अपने और एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं इन दोनों से संबंधित मिला करके, और उसके बाद में आज अपने एक और वर्ब लेंगे, और वो है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हैज हैव बिना क्रिया वाले, उसमें भी लेंगे हैज हैव और हैड लेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये बहुत स्पीकिंग में तो बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, लिखते समय भी जब आप पैराग्राफ वगैरह लगाते हो, कोई स्टोरी लिखते हो, जब स्टार्टिंग करते हो तो ये आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, वंस देयर वाज ए लोयन, एक बार एक शेर था, तो अब क्या हो गया, वंस देयर वाज ए लोयन, यहाँ पर हमने लोयन का इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, तो ये वाज उसी फॉर्म में आती है। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब अपने जो है इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर देखी थी EJMR और वाज वर्ब वाली, जिसमें क्रिया नहीं होती है। तो आइए अपने उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देयर इज ए काउ, अब देखिए यहाँ पर एक गाय है, मैंने आपको बताया था गाय कहाँ है, गार्डन में है। तो किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है, इसीलिए देयर इज ए काउ
इन द गार्डन। अब देखिए इसमें कोई क्रिया नहीं है कि वहाँ एक गाय थी जंगल में, सॉरी गार्डन में, तो इसमें कोई क्रिया तो हुई नहीं, कोई काम तो हुआ नहीं, सिंपल इंट्रोडक्शन है। अलास, ये दुख को प्रकट करने का एक शब्द है। अलास, शी वॉज डेड, उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो है डेड है वो एक एडजेक्टिव के रूप में है। तो ये देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंट्रोडक्शन दिया गया कि वो मर गई है, ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। देखिए शी इज़ ए डॉक्टर, वो है एक डॉक्टर है, एंड दे आर पेशेंट, और वो पेशेंट है। तो देखिए सिंपल इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो इज एम आर वाज वर्ब का मैंने आपको पहले बता देता हूँ कि अगर कभी भी क्रिया वाक्य में आएगी तो सीधा इज एम आर नहीं आएगा, ठीक है। ये वो वाक्य बनते हैं इनसे जिनके अंदर क्रिया मौजूद नहीं होती। तो अगर आपको बिना क्रिया का कभी कोई भी वाक्य बनाना हो, सब्जेक्ट लगे इज एम आर लगे, उसके बाद में कुछ भी आए, एडजेक्टिव आए, एडवर्ब आए, नाउन आए, कुछ भी आए, नाउन फ्रेज हो, सब कुछ चलेगा, परंतु क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्रिया होगी तो इज एम आर के साथ आईएनजी ही लगेगा, जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर किए, ठीक है। आगे देखिए, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, ताकत की तुलना में बुद्धि जो है वो क्या होती है, महान होती है। तो यहाँ पर इज सिंपल कोई क्रिया नहीं है, ये बेटर देन का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, बिलियर्ड्स वाज वर्ब का प्रयोग करें। बिलियर्ड्स वाज माय फेवरेट गेम, बिलियर्ड्स मेरा पसंदीदा खेल था। आप अपनी पसंद बताने के लिए कोई चीज़ या पसंद के बारे में बात करने के लिए भी इज या बार वाज वर्ब का प्रयोग हो जाता है। अब देखिए यहाँ इंट्रोडक्शन दिया उसने, हिज फादर वाज ए टीचर, उसके पिताजी टीचर थे, एंड मदर वाज ए डॉक्टर, और उसकी माताजी क्या थी, एक डॉक्टर थी। आगे देखिए, हस्तिनापुर वाज, हस्तिनापुर था, कहाँ था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के तट के किनारे, बैंक होता है तट किसी चीज़ के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे था। इस प्रकार के वाक्य भी बनते हैं इससे, ठीक है। इतिहास के बारे में, अगर इतिहास में किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है तो इस प्रकार हो जाता है। देखिए, आई एम फूल, मैं मूर्ख था हूँ, बट यू वर इंटेलिजेंट, पर तुम तो बुद्धिमान थे। कभी कभी बोलते हैं ना कि मैं तो मूर्ख हूँ पर तू तो इंटेलिजेंट था, तेने क्या कर लिया, तो वो बात है। आई एम ए फूल, मैं तो मूर्ख हूँ, बट यू वर इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ एम से करा दिया गया इंट्रोडक्शन, और यहाँ वर से किया गया है। कहीं भी पूरे के पूरे इतने वाक्य लिखे, जब वाक्य बड़े बड़े वाक्य बन जाते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती। ये देखिए, ही वॉज ओल्डर देन, सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। ही वॉज ओल्डर देन हिज सिस्टर, वह अपनी बहन से क्या है, ओल्डर है, बड़ा है, बड़ा था, तो वाज हो गया। ये देखिए, जंगल में दो शेर थे, सॉरी लाइन्स आएगा, तो हो जाएगा देयर वर। अब ये जो वाजवर होता है, देयर के बाद जो वाजवर लगना होता है वो बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। यहाँ इज लगाए, एक काओ के अकॉर्डिंग लगाए, तो ये भी ध्यान रखना है। तो देयर वर, जंगल के अंदर दो थे, तो मैंने बताया था किसी चीज़ के अंदर कोई तो देयर का प्रयोग कर लो, तो देयर वर टू लॉयंस इन द फॉरेस्ट, जंगल में दो शेर थे। के बाद अगली जो स्ट्रक्चर करें वो बहुत दैनिक जीवन में तो उसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस उस पर भी बनते हैं। तो आज अब हम स्ट्रक्चर करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हैज हैव का प्रयोग होता है, परंतु उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। हैज हैव हैड तीनों एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हैज हैव और हैड का प्रयोग कैसे करते हैं जब वाक्य में क्रिया ना हो। ऐसे वाक्यों में क्या पहचान होगी, ऐसे वाक्यों में आप किसी वस्तु के प्रति अपना स्वामित्व बताओगे, पोसेशंस बताओगे कि कोई वस्तु आपके पास है। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास मार्कर है, तो ये मेरी वस्तु हो गई, तो आई हैव ए मार्कर, ठीक है। इस प्रकार किसी भी चीज को अपने पास बताने के लिए, यानी कि आपके पास कोई वस्तु है उसको वर्तमान में बताने के लिए आप जो सेंटेंस प्रयोग, स्ट्रक्चर प्रयोग करोगे, उसका जो रूल रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव का प्रयोग करोगे आप। वो नियम फिर रहेगा इसमें, क्या नहीं रहेगी इसमें, क्रिया नहीं होगी, ठीक है, अगर वर्तमान में इसको यूज करोगे तो। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मैं कह दूं मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं। अब देखिए, आई हैव टू ब्रदर्स। अब देखिए यहां पर जो हैव का प्रयोग किया गया वो स्वामित्व को बताने के लिए किया गया, आपके पास है, आपके हैं दो भाई। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सीधा ही सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज है, और डायरेक्ट उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट फॉर्म बचती है या जो भी फॉर्म बचती है वो लगेगी। किसी भी प्रकार की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेगी, क्योंकि हमने इससे पहले जो स्ट्रक्चर देखी थी उसमें क्या पढ़ा था, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर, तो वहां पर क्या मौजूद थी, क्रिया थी। क्रिया थी तो थर्ड फॉर्म लगा दी, अब जब क्रिया है ही नहीं तो कुछ भी नहीं लगाना है। ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे मेरे पास बैट है, आई हैव अ बैट,
मेरे पास एक बल्ला है, जैसे बोल देते मेरे पास एक बल्ला है, तो क्या बन जाएगा, आई हैव ए बैट। अब देखिए जो मॉडर्न इंग्लिश है, क्योंकि वर्ल्ड में कई टाइप की इंग्लिश है, ब्रिटेन अलग चलती है, अमेरिकन अलग चलती है, तो इस प्रकार भी स्पीकिंग में सुनने को मिल सकता है कि आई हैव गॉट ए बैट। अब कोई पूछेगा सर इसका क्या अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये लैंग्वेज है, बोला जाता है, आपको सीधा ऐसा भी आप चाहो तो इस टोन में भी बोल सकते हो, आई हैव गॉट ए बैट। इसका मतलब भी यही होगा कि मेरे पास एक बल्ला है, आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, ठीक है। आई हैव गॉट ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। वी हैव ए कार, हमारे पास कार है। वी हैव गॉट ए कार, हमारे पास एक कार है। तो गॉट का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पीकिंग के अंदर, और अगर आप लिखते समय भी ऐसा सेंटेंसेस लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर का कोई प्राप्त करना वगैरह नहीं अर्थ लगाना, वो अपने दूसरे तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई यहाँ कोई इसका अर्थ नहीं है। ये दोनों तरीके, दोनों वे हैं इस सेंटेंस को लिखने के लिए। और देखिए जैसे आपने वो बहुत बड़े देखा होगा, आई हैव अ मदर, है ना, मेरे पास एक माँ है। मूवी देखिए उसमें पूछता भी है व्हाट डू यू हैव। अभी हमने इसको चलो बाद में करते हैं एक बार, पहले इतनी देखो, आई हैव ए मदर, मेरे पास माँ है, ठीक है। तो जैसे उनके पास है तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है, ठीक है। तो जब भी किसी को स्वामित्व बताना हो तो हैव का प्रयोग करते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी हैज़ गॉट ए मोबाइल, ये भी सही है। तो दोनों तरीके से बोला जाता है, तो ये जो ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है वो है इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाते समय। क्या है देखिए, इसके नेगेटिव फॉर्म बनाते समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है इस सेंटेंस में खास करके। देखिए एक तो जैसे मैं ये कह दूं, इसका नेगेटिव बना रहे हैं, इसका शी हैज़ ए मोबाइल, अफर्मेटिव बन गया ये। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो विशेष रूप से याद रखना ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट लगा के हैव का प्रयोग करोगे, ये बात आपको याद रखनी है। सॉरी, हैव का क्या प्रयोग, सीधा हैव ही आएगा। अब देखिए इसका नेगेटिव बनाना तो बनेगा शी। अब शी के साथ डू डज में से क्या लगता है आपको पता है स्ट्रक्चर के अनुसार, शी डजंट, अब हैव आएगा, शी डजंट हैव ए मोबाइल। ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना, शी डजंट हैव ए मोबाइल। इसका देखिए मेरे पास एक बल्ला नहीं है, इसका क्या बन जाएगा, आई डोंट हैव ए बैट। प्लीज ऐसे मत बना देना, आई हैव नॉट ए बैट, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखते, ना ही ऐसा कोई बोलता है, ना ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। बोला इस प्रकार जाता है, आई डोंट हैव ए बैट, शी डजंट हैव ए मोबाइल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि डजंट के बाद भी आपको बाद में हैव ही फॉर्म में लगानी है, हैज तो कहीं आएगा ही नहीं, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, ऐसे जरूर लिख देते हैं कई लोग, शी हैज नो मोबाइल, शी हैज नो मोबाइल, ये सही हो सकता है। अब इन दोनों में क्या अर्थ है देखिए, अगर इसका आप ग्रामेटिकली वैसे अर्थ देखोगे तो क्या है कि शी डजंट हैव ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं, इट मीन्स उसके पास मोबाइल उसने आज तक खरीदा ही नहीं। बात को समझिए कि अगर कोई आदमी ऐसे कहता है शी डजंट हैव ए मोबाइल, इसका मतलब है कि उसने आज तक कोई मोबाइल खरीदा ही नहीं, था ही नहीं, अस्तित्व में नहीं था उसके पास। अगर वो ऐसे कह दे शी हैज़ नो मोबाइल, इट मीन्स एट द प्रेजेंट टाइम शी हैज़ेंट, वर्तमान समय में उसके पास नहीं है। समझ रहे हो आप, वर्तमान समय में उसके पास वो मोबाइल नहीं है, हो सकता है उसका घर पे पड़ा हो। समझ में आ गई। तो ये चीज़ है, जैसे मैं कह दूं आई डोंट हैव ए बैट, मेरे पास एक बैट नहीं है, इट मीन्स मैंने आज तक कभी बैट खरीदा ही नहीं। और अगर मैं कह दूं आई हैव नो बैट, तो इसका इट मीन्स एट द प्रेजेंट टाइम मेरे पास जो है वो बैट नहीं है। समझ में आई बात। तो इसलिए इस प्रकार यूज कर सकते हैं। अगर आप ये से कहते हो आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो इट मीन्स एट द प्रेजेंट टाइम मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और अगर आपने ऐसे कह दिया आई डोंट हैव मनी, तो भाई मेरे पास पैसा था ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं था, घर पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं है। तो ऐसे समय में डजंट और इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, एक और देखिए, कभी कभी स्पीकिंग में ये क्या अमेरिकन और बाकी जितने इंग्लिश वाले हैं वो तो सारे यूज यही करते हैं, बट जैसे ब्रिटिश लोग हैं ना वो ऐसे जरूर बोल देते हैं, शी हैजंट बोलेंगे, ये ध्यान रखना।
नॉट अलग तो बिल्कुल नहीं करते, वो ऐसे जरूर बोल देते हैं शी हैजंट ए मोबाइल, इकट्ठा करके भी बोल देते हैं। बट ये फॉर्म कभी मत यूज कर देना, ये कहीं नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि आप इस फॉर्म को याद करें, इसकी आदत डालें, ये सबसे बेस्ट है, ग्रामेटिकली भी बेस्ट है और स्पीकिंग में भी बेस्ट है और ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये बोला भी जाता है। इसका भी यूज़ कर सकते हो एट प्रेजेंट बताने के लिए। बाकी लिखते समय जब आप सेंटेंसेस बनाएं तो आप इसी प्रकार बनाएं। मतलब क्या बनाना है एक बार मैं आपको आराम से बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक एग्जांपल लेकर के इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं अपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, देखिए मेरे पास एक किताब है, क्या अंग्रेजी बन जाएगी, आई हैव गॉट ए बुक, ये भी बन सकती है। आई हैव ए बुक, ये भी बन सकती है, ठीक है। दूसरा, मेरे पास किताब नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, आई डोंट हैव ए बुक, आई हैवेंट ए बुक, या आई आई हैव नो बुक। ये दोनों बेटर हैं, ये मैंने आपको बताया था ब्रिटिश इंग्लिश में चलता है ये। और इसके अलावा ये तीनों चीज सही है, ये से कोई नहीं लिखेगा आई हैव नॉट ए बुक, और ज्यादातर बच्चे ये लिखते हैं, ये गलत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जैसे आपने पूछना क्या वाला, क्या आपके पास किताब है, तो क्या बन जाएगा, डू यू हैव ए बुक, डू यू हैव ए बुक। मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब बार आएगी तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव को बार मत ले आना, डू बाहर आएगा, डू यू हैव ए बुक, क्योंकि यहां पर हमने जितनी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं वो हैज हैव का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें डू बार आएगा, कहीं हैव से बना दो, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तो क्या के लिए पढ़े, यहां पर क्या लगाएंगे, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। वो अपने फिल्म में कहते हैं ना, आई हैव ए माँ, मेरे पास माँ है भाई, माँ, तो वो वाला यहाँ आ जाता है, व्हाट डू यू हैव, मुझे सर दर्द है, आई हैव एन हेडेक, सॉरी ऐसा कहते हैं ना, मेरे एक सर दर्द है, तो क्या बन जाएगा, आई हैव ए हेडेक, मेरे को एक हेडेक है, ठीक है। और बहुत से वाक्य बनते हैं दिन में, मेरे पास साइकिल है, आई हैव ए साइकिल, मेरे पास बंगला है, आई हैव ए बंगला, उसके पास किताब है, शी हैज़ ए बुक, उसके पास कार है, शी हैज़ ए कार। और बहुत से वाक्य हैं, वो दो भाई हैं, दे हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बहुत से सेंटेंसेस जो है इससे बन सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हैज ए वाला। और अब देखिए अगर इसी का पास्ट फॉर्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, पास्ट में किया जाए, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वही बात हो जाएगी, बाकी चीज तो वही सेम ही रहेगा। पहला क्या होगा, सॉरी पहचान क्या होगी, स्वामित्व को पहचान कराई जाएगी, वाक्य में था आएगा यानी कि पास था, और भूतकाल का वर्ड होगा, और साथ में क्रिया नहीं होगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बाद में आपको इन रूलों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या रूल यूज होगा इसमें, सब्जेक्ट और हेड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास एक कार थी,
क्या बन जाएगा? वी हैड ए कार, हमारे पास एक कार थी। राजा के पास एक हाथी था, टेलर एंड द एलिफेंट वाले में आता है। राजा के पास एक हाथी था, क्या बन जाएगा? द किंग हैड एन एलिफेंट। द किंग हैड एन एलिफेंट, राजा के पास हाथी था। देखिए सीधा हेड के बाद में ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी हेड के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई क्रिया नहीं है। और पास्ट में कोई चीज़ आपके पास स्वामित्व के रूप में आप बता रहे हो तो क्या लगाते हैं? हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी भी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो होगा इसका नेगेटिव फॉर्म। इसका जब आप नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा के हैव का प्रयोग करोगे। बस इतना याद रखना है कि हैज हैव वाले में हम डू डज नॉट लगा करके हैव लगाते हैं, यानी कि डोंट और डजंट का प्रयोग करते हैं। इसमें डिडंट प्लस हैव का प्रयोग होगा। इसी का जैसे नेगेटिव बनाना है, हमारे पास कार नहीं थी, क्या बन जाएगा? वी डिडंट हैव ए कार, हमारे पास कार नहीं थी। क्या तुम्हारे पास वक्त नहीं था? क्या तुम्हारे पास वक्त नहीं था, क्या बन जाएगा? क्या के हिसाब से? डिड यू हैव टाइम, नहीं भी है तो डिडंट आ जाए, डिडंट यू हैव टाइम। डिडंट यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं था? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं नेगेटिव के लिए। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मैंने उसमें बताया था कि आई हैव के साथ गॉट लग जाता है, इसमें गॉट नहीं लगता। ये ऐसे मत बना देने का गॉट ही लगता होगा, वी हैड गॉट ए कार, नहीं, यहाँ नहीं लगाते गॉट। ये ध्यान रखना है, गॉट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हैज हैव की स्ट्रक्चर्स में प्रयोग होता है, इसमें प्रयोग नहीं होता है। तो आज हमने देखो 4 प्रकार की चीज़ें सीखी और बहुत ही देखने में सिंपल लगता है पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस कैसे बोलें। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए ये है, अपना इंट्रोडक्शन देना है तो इज एम आर से दीजिए, पास्ट में देना है तो वाज वर से दीजिए, किसी चीज़ के गुणों के बारे में बताना है तो इज एम आर के साथ, वर्तमान में पास्ट के लिए वाज वर के, आपके पास कोई चीज़ है उसके बारे में बताना है तो हैज हैव, और आपके भूतकाल में अगर कोई चीज़ थी उसको बताना है तो हैड का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही ज़्यादा ध्यान रखना है और इसके नेगेटिव सेंटेंस का ध्यान रखना है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो हैज हैव और हैड से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हैं एग्जाम्पल्स जो हैज हैव से संबंधित अपनी जो भी समझा था उसी पे। तो देखिए पहला सेंटेंस है डिड, डिड से क्या से बनेगा आपको पता ही है। अब डिड यू हैव ए नाइस जर्नी, क्या आपकी यात्रा अच्छी रही। अब देखो ऐसा सेंटेंस भी पूछने के लिए जो है सेंटेंस में भी हैव का ही प्रयोग करते हैं। क्या आपकी यात्रा अच्छी रही, क्या आपका दिन अच्छा रहा। अगर आप कहते हो हाँ मेरा दिन अच्छा रहा तो आई हैव ए नाइस डे। ठीक है, जैसे आपने पूछा हैव ए नाइस डे भी आपने कई बार लोगों को बोला होगा, तो बेटर है डू यू हैव ए नाइस डे, तो क्या आपकी जो है वो दिन अच्छा रहा तो ये हो जाएगा। और हैव ए नाइस डे ये किसी को विश करने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, वो एक अलग प्रकार का फ्रेज है हैव ए नाइस डे। तो यहाँ जो डिड यू हैव ए नाइस जर्नी, क्या आपकी यात्रा अच्छी रही, तो कोई घर पे है तो आप पूछ सकते हैं डिड यू हैव ए नाइस डे, क्या आपका दिन अच्छा रहा। डिड यू हैव ए नाइस पार्टी, क्या आपकी पार्टी अच्छी रही। डिड यू हैव ए नाइस फ्लाइट, क्या आपकी हवाई यात्रा अच्छी रही। तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए ही हैज़, ही के साथ हैज़ लगता है तो ही हैज़ ए गुड मेमोरी, उसकी एक अच्छी याददाश्त है। तो मैंने बताया था किसी के गुण बताने के लिए भी हैज़ का प्रयोग करते थे, ही हैज़ ए गुड मेमोरी, उसकी एक अच्छी याददाश्त है। वी हैड, अभी पास्ट में हो गया, वी हैड ग्रेट इन्फॉर्मेशन देयर, यहाँ पर देयर स्थान के लिए है, हमें वहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन थी या हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज थी या हमें वहाँ के जो बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी थी हमारे बारे में। तो वी हैड ग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर, और कर लो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, वहाँ के बारे में हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। आगे देखो दे डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था। तो ये भी एक प्रकार का इंट्रोडक्शन हो गया। डिड नॉट हैव, मैंने कहा था
कि डिडंट हैव का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट का हो गया ये, ठीक है। इस सेंटेंस का जब हम पास्ट बनाते हैं ऐसे सेंटेंसों का तो डिडंट हैव लगाते हैं। इसका बनाना था तो हमने बताया था क्या बन जाएगा, वी डिडंट हैव ग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर, तो वैसे ही बन गया दे डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, उन्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया या कोई भी विचार नहीं था। और अगर प्रेजेंट में अगर देखो, आई डोंट हैव ए हाउस, मेरे पास घर नहीं, सॉरी यहाँ डिडंट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर बनेगा सेंटेंस, डोंट से नहीं डिडंट से सही लगेगा, हिंदी से नहीं बनेगी, वरना सेंटेंस तो सही है पर हिंदी से। आई डिडंट हैव ए हाउस, मेरे पास घर नहीं था, कब नहीं था, वैन आई वॉज, अब देखो वाज का प्रयोग भी आज हमने सीखा है, तो वैन आई वॉज इन लंडन, जब मैं लंदन में था, तो इसके लिए भी वाज वर्ग का प्रयोग करते थे, मैं लंदन में था, ठीक है। सीधा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सीधा इंट्रोडक्शन हो गया, समय बताया है, व्हेन आई वाज इन लंदन, जब मैं लंदन में था, आई डिडंट हैव ए हाउस, मेरे पास घर नहीं था। अब ये प्रश्न वाला हो गया, हाउ डिड दे हैव द क्लू, उनके पास ये क्लू कहाँ से था, मतलब उनके पास ये क्लू कहाँ से आया, कैसे आया, उससे पूछे ना, हाउ डिड दे हैव द क्लू, उनके पास ये क्लू कैसे आया, ठीक है। तो पास आने के अर्थ में किसका प्रयोग कर देते हैं हम, हैव का प्रयोग कर देते हैं, हाउ डिड दे हैव द क्लू, ठीक है। और देखिए, आई हैव ए नाइस टाइम विद यू, मैंने आपके साथ अच्छा वक्त बिताया, यानी कि मेरा जो समय था वो आपके साथ अच्छा रहा, तो उसमें भी ऐसे सेंटेंस बनता है, आई हैव ए नाइस टाइम विद यू, ठीक है। तो यहाँ जो हैव है वही वाला हैव होता है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ अच्छा वक्त बिताया या मेरा समय आपके साथ अच्छा गुजरा, तो आई हैव ए नाइस टाइम विद यू, ठीक है। आगे अब देखिए, ये विल की एक स्ट्रक्चर है, विल वाले में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने कहा विल हैव भी साथ ही बता देते हैं। विल हैव में क्या पहचान रहेगी, मतलब भविष्य में कोई चीज़ आपके पास होगी, उस बात को बताने के लिए हम जो है भविष्य में कुछ होगा उसको बताने के लिए करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में सीधा सब्जेक्ट लिख के विल और विल हैव का प्रयोग करके सेंटेंस को छोड़ दें, विल हैव का इसमें प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यू विल हैव ओवन हाउस दिस ईयर, तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं अपने, यू विल हैव ओवन हाउस दिस ईयर, इस साल, मतलब ये अंत तक की बात होगी, इस साल के अंत तक तुम्हारे पास घर होगा, इस प्रकार के सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा है, ही विल हैव ए जॉब नेक्स्ट ईयर, he will have a job next year, तो क्या बन जाएगा, अगले साल, यहाँ हैव रह गया सॉरी, अगले साल उसके पास नौकरी होगी, ठीक है। तो ये भी हम भी ऐसे कई बार सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, तो इसमें विल हैव का प्रयोग होता है, यानी फ्यूचर में आपके पास कोई चीज़ होगी तो विल हैव, प्रेजेंट में है तो हैज़ हैव, और पास्ट में अगर कोई चीज़ थी तो हैड, सिंपल सा याद रखना है। उसके बाद में सीधा कोई ना कोई नाउन या एडजेक्टिव लगा देना है, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों हो ही गए। इसके बाद में है आई हैव गॉट, मैंने कहा था हैव के साथ आप गॉट लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। डिड यू हैव गॉट ए नाइस जर्नी, ही हैज़ गॉट ए गुड मेमोरी, इसमें नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया था हैड वाले में नहीं लगता है, इसमें लग जाएगा। दे डिडंट हैव गॉट एनी आइडिया अबाउट इट, हैज़ हैव के साथ लग जाता है, हैड के साथ नहीं लगाना, ध्यान रखना। तो आई हैव गॉट 2 सिबलिंग्स, अब ये सिबलिंग्स जो वर्ड है ये जैसे अपने कहते हैं ना भाई बहन पूछना हो इकट्ठा, तो ब्रदर सिस्टर ना बोल करके सिबलिंग्स वर्ड भी लगा देते हैं। तो आई हैव गॉट 2 सिबलिंग्स, ठीक है। कोई बात से पूछ ले हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर, तुम लोग कितने भाई बहन हो, तो आप बता सकते हैं कि हम कितने हैं, ठीक है। तो ये होगी हैज़ हैव की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद में अपने वर्ब देख लेते हैं, इरेगुलर वर्ब्स, जैसे हमने पिछले स्ट्रक्चर्स में देखी थी, कुछ इरेगुलर वर्ब्स देख लीजिए ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में काम आए, उनको लर्न भी करना है, ठीक है। तो ये है कुछ इरेगुलर वर्ब्स, जैसे हम पिछले वीडियोज़ में भी कुछ इरेगुलर वर्ब्स कर रहे थे, तो आज उसी सीरीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जो हमने आज इरेगुलर वर्ब लिए वही जैसे पिछले में लिया था, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, फर्स्ट फॉर्म अलग है, ठीक है। तो देखते हैं इनको। पहला है लाइट, सेकंड फॉर्म होती है इसकी लिट, लिट इसका मतलब होता है जलाना, वैसे तो लाइट नाउन भी है, इसका मतलब जो रोशनी वगैरह अपने कह देते हैं वो, पर हम क्रिया के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, तब इसका अर्थ है जलाना। इसी प्रकार सेकंड है सिट,
इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेट, सेट इसका अर्थ होता है बैठना, ठीक है, किसी भी जगह पर बैठने के लिए सेट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार मीट मीन्स मिलना, इसकी सेकंड फॉर्म मैट और मैट होती है, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है जलाना और एक होता है जलना किसी चीज़ का, तो जलने को बोलते हैं बर्न, बर्न की सेकंड फॉर्म होती है बर्न्ट, 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 ठीक है। आर पर थोड़ा कम स्ट्रेस दिया करो। इसी प्रकार ये है लर्न, इसका अर्थ होता है सीखना, लर्नड, लर्नड, ठीक है, इसका अर्थ होता है सीखना। इसी प्रकार ड्रीम सपने देखना, ये नाउन भी है और वर्ब में भी यूज होता है, तो ड्रीम सेकंड फॉर्म होती है ड्रैम्ड और ड्रैम्ड स्वप्न देखना, ठीक है। आगे है मीन, मीन होता है किसी चीज़ का अपने मीन निकाल रहा है, अर्थ निकाल रहा है, मतलब निकालना, तो मीन सेकंड फॉर्म होती है इसकी मेंट, मेंट, ठीक है। इसी प्रकार स्मेल, स्मेल का मतलब सूंघना, तो सेकंड फॉर्म होती है स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्मेल्ट मीन्स सूंघना, ठीक है। इसी प्रकार ड्वेल, ड्वेल मीन्स निवास, जैसे किसी जगह पर आप जब निवास करते हो तो वहाँ उसके लिए वर्ब है ड्वेल, ठीक है, तो ड्वेल इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्वेल्ट, ड्वेल्ट, ठीक है। इधर देखिए ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, ब्रॉट लाना। अब देखिए एक होता है बाय, इसकी होती है बॉट, बॉट, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बच्चे इसकी जगह इसका लिख देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर आ रहा है तो यहाँ भी आ रहेगा, ब्रिंग का ब्रॉट होता है, बाय का बॉट होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसका इसमें लिख देते हैं, इसका इसमें लिख देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग है, इतना याद रखना कि अगर आ रहा है तो सेकंड फॉर्म में भी आ रहेगी, ठीक है, तो याद रह जाएगा। इसी प्रकार फाइट, फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट, फॉट इसका अर्थ होता है लड़ना। इसी प्रकार सिक होता है ढूंढना, किसी चीज़ को तलाश करना, इसकी होती है शॉर्ट, शॉर्ट, ठीक है। इसी प्रकार कैच, कैच तो पता ही है आपको, नाउन भी होता है, वर्ब भी, कैच सेकंड फॉर्म कॉट, कॉट पकड़ना। टीच, टॉट, टॉट पढ़ाना। इसी प्रकार सेल किसी चीज़ को बेचना, सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, थर्ड भी सोल्ड होती है। और टेल सेकंड फॉर्म टोल्ड और टोल्ड कहना। बाइंड होता है किसी चीज़ को बांधना और इसकी सेकंड फॉर्म बाउंड और बाउंड होती है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वो वर्ब्स हैं जिनको हम डेली रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं। अगर इनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म विद स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको स्ट्रक्चर भी आपसे आराम से बन रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करें, इससे थोड़ा हौसला और उत्साह बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू।